आईएमएफ ये कहा है कि 2025 के अंदर इंडिया जापान को क्रॉस कर जाएगा एज ए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप 100 दफा, 1000, मैं 2014 में भी ये बात यहाँ पे उस वक्त प्रोग्राम जो थे, बहरहाल जब ये मोदी साहब आए हैं, लेकिन मैं कहता था कि कितनी अजीब बात है कि एक शख्स जो है जिसको हमारे यहाँ मजाक उड़ाया जाता था कि चाय वाला देखो ना, चाय बेचने वाले को वजीर आजम बन गया, ये बन गया, मैं मजाक उड़ाता था। कमाल बात नहीं है कि एक मुल्क में चाय बनाने वाला जो है वो वजीर आजम बन जाता है। हमारे यहाँ देखें, पिछली प्रोजेक्शन ये गलत थी। वो कह रहे हैं जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो और थी, वो 27 तक थी। ये जो प्रोजेक्शन है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन इन 2025 एज कंपेयर टू जापान विच विल बी 4.3103 ट्रिलियन। सो वो 25 में क्रॉस करेगा। जैसे कुछ दिन पहले चाइनीज की खबर थी कि भाई चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ, अभी कल की खबर है जब 5 जापानीज जो इंजीनियर थे वो कराची में, उनके ऊपर अटैक हुआ। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है, कौन ये अटैक करता है? सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अगले 5 साल हैं, द नेक्स्ट 5 years इंडिया जो है is going to be the third largest economy in the world. हमने लीडर्स बनना है, हमने जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है वो करनी है, और जो हमें सूट नहीं करनी। इंडिया के साथ कारोबार नहीं करना, और इंडिया के साथ जब तक 35A और जो 5 अगस्त 2019 का वो नहीं वापस करता, हम इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे। उसको वापस करना है। लेकिन हमें इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ। इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के साथ, मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज। यहाँ से उन्होंने बुलाए थे ना कुछ सफीर चाइना से कि आके हमारे डिपार्टमेंट विजिट करें और देखे करप्शन कहाँ है। वो जाते हुए कानों को हाथ लगा के गया था कि भाई आने वाले 20 साल तक आपके अगर खत्म करना चाहिए तो खत्म नहीं होती, इतना हद तक करप्शन है। आपको पता है कि मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की बात ना करो, ये खुद ही मर रहे हैं। तो उन्होंने गलत कहा, उन्होंने ठीक कहा है। जब बांदरों के हाथ में माचिस दे देगी तो वो जंगल जला देंगे। इन्होंने मुल्क जला दिया है। तब भी तो आईएमएफ था, तब इमरान खान ने रोका नहीं हुआ था। एक जिसे कहते हैं ना, थोड़े से हालात ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि इंडिया के साथ काम करने का माहौल बिल्ड करना चाहिए। अब वो उसमें सबको फ़ायदा है, उसमें इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। लेकिन आपको लगता है कि हम दोबारा से गुलाम होने जा रहे हैं? जैसे अभी आईएमएफ आ रहा है, अपनी शर्तें मनवाएगा, वो बोलेगा 80 रुपये लीटर बढ़ा दो तेल के, वो बोलेगा यूनिट बढ़ा दो बिजली के। ये सब जब बातें मानेंगे तो वो गुलामी में ही आ जाएगा। असल में पता क्या है, मैं थोड़ी सी आपको ना आज हट के बात बताता हूँ। मामला ये है कि हम 1947 में आज़ाद हुए, हम 14 अगस्त मनाते हैं, इंडिया 15 अगस्त मनाता है। लेकिन आज इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं? क्योंकि हम 14 अगस्त मनाते हैं, वो 15 अगस्त मनाते हैं। मसला से पहले 2 साल हमने भी 15 अगस्त मनाई थी, लेकिन जी मैं वो ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब किसी मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है ना, तब उसका इलाज होता है। तो हमें तो पता ही आज चला है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब 75 साल हम सोए हमें नहीं पता चला। मैं बतौर लॉ का स्टूडेंट, बतौर सियासत का स्टूडेंट हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, वकील भी हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें अब पता चला है कि हमारे साथ 1947 से लेकर आज तक क्या होता रहा है। गवर्नमेंट में था, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब 12% महंगाई थी पाकिस्तान में जो रेशो थी, और इंडिया में थी 7%। आज इंडिया में कम हो गई है महंगाई, 6% जो इमरान खान साहब ने बोला है, और यहाँ पर 35% हो गई है। मतलब हम दोबारा नीचे चले गए। क्या उनकी पॉलिसीज में बेहतरी है वो अगर अपने नेबर कंट्री की बात? सर उसमें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, नेबर हमारी तो बहुत आगे है ना। इंडिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश हमसे आगे है। आपको लगता है इस टाइम पाकिस्तान टूटने का खतरा है? नाउज़ुबिल्लाह हम तो नहीं चाहते, लेकिन जो हालात बन रहे हैं हमें बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो खान साहब अक्सर फरमाते हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं, और उनकी दूरअंदेशी बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, बलोचिस्तान में, इधर बलोची भाई मेरे साथ मौजूद था, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है सेपरेशन को लेके। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है पाकिस्तान के लिए। हम नारा लगाते हैं कश्मीर का, यानी हमें यहाँ पे बताया जाता है, और यहाँ हमारे पास जो एरियाज हैं वो हमसे दूर जाना चाहते हैं। सर हम नारा कश्मीर का इसलिए लगाते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आज तक हमने अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। आज तक कश्मीर हमने फतह किया, 1971 में हमने क्या किया, 1965 में हमने क्या किया, कारगिल की वार में हमने क्या किया। आज खान साहब आए, सिस्टम को नंगा किया। खान साहब आए, लोगों को बताया कि यार हमारी मर्ज की तशखीस ये है, हमें प्रॉब्लम ये है, और हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। और इसी वजह से आज अवाम खान साहब के साथ है, पूरी अवाम।
यानी 24 करोड़ जो पाकिस्तान की आवाम है, हर शख्स, बच्चा, हमारे बुजुर्ग, सब लोग खान साहब के साथ खड़े हैं और खान साहब पे जान देने के लिए हम तैयार हैं। सिर्फ उसकी एक वजह है कि मैं तो एक वकील हूँ, मेरा तो PTI से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन वजह ये है कि खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, जो खान साहब का म्यार है, जो खान साहब जिस लेवल की हमें लीडरशिप मिली है, इसके बारे में इल्लामा इकबाल ने कहा था कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं कहता हूँ ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। उन्होंने इंडिया का जो पैटर्न है, जो उनके इकोनॉमी का पैटर्न है, इवन उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे वो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, वो जो मेयर्स ले रहे हैं वो बड़े कमाल के ले रहे हैं। आई थिंक वो यूनानिमल है इंडिया को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उनके अंदर भी पॉलिटिकल क्राइसिस है, लेकिन वो आई थिंक उसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि यही वो रिदम पाकिस्तान के अंदर भी हो कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आगे ले जाने की जो लाइन है, आई थिंक उसको पहले डिफाइन कर लें, लेकिन पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो एक दूसरे की मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म करने की रीत है उसको बेशक बरकरार रखें। अच्छा, अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान किस तरह क्राइसिस से बाहर निकलेगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ इंडिया के साथ, बहुत सारे मुल्कों के साथ अपनी ट्रेड बेहतर बनानी चाहिए। अपनी जो मैं समझता हूं कि अपनी जो पॉलिसी है, उनके साथ कनेक्टिविटी की जो पॉलिसी है, जो वज़ीर ख़ारिजा साहब हैं, तो आई थिंक उनको चाहिए कि बड़े दिलेराना फ़ैसले करें। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, पाकिस्तान में हमेशा एक मसला होता है, वहाँ पर होता ये है कि ऑलवेज़ फेस बिहाइंड द केस। वहाँ पे जो भी वज़ीर ख़ारिजा होता है उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइन कभी भी नहीं हुआ करती। उसकी लाइन पीछे से कहीं जंगीर, जज, जर्नैल, जंगीरदार, मुल्ला, मीडिया, माविया, कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी, मजद्दी जो हैं उसकी लाइन हलाते हैं, लेकिन उसका इंडिविजुअल जो भी हो वो लाइन वही बोलेगा जिसने उसको वज़ीर ख़ारिजा बनाया हुआ है। सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो खुद डिफाइन नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया पूरा, बल्कि पूरी दुनिया, बल्कि ये कहने में हमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ। इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के, मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज। सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को मजबूत करे। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं और आगे बैठे हुए लोग, उनकी दोनों की लाइन एक हो। तो आई थिंक पाकिस्तान के साथ ट्रेड, पाकिस्तान के मफाद में इंडिया से ट्रेड इसलिए है कि अगर इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आई थिंक इंडिया के पंजाब में बहुत प्याज है, वहाँ पे आलू है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे, मैं समझता हूँ कि बड़े इंटरेस्ट में है, जो बड़ी सस्ती हो जाती हैं, घरेलू चीज़ें जो हैं वो, और बहुत सारी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इंडिया के साथ हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, वो तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए हमारी चलती चलाती जो ट्रेड थी वो इंडिया के साथ बंद कर दी। और आज जो प्याज मतलब कभी हुआ करता था 50 से 60 रुपए किलो, हम 280 रुपए खरीद रहे हैं। और आजकल इंडिया का प्याज ख़त्म हुआ है तो हम अपना पाकिस्तान का लोकल प्याज खा रहे हैं, जो कैसी हालत में है, जो कि खाने के काबिल भी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंडिविजुअल बंदे का इशू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब का इशू नहीं है। खान साहब ने, मसला ये है कि खान साहब ने, उनके पास तजर्बे की बहुत ज़्यादा कमी थी और उन्होंने लाइन देने वालों की पूरी लाइन ही मान ली। पहले ये करते थे, वो आधी लाइन मान लेते थे, आधी नहीं मानते थे, क्योंकि उनके पास एक तजर्बा था, लेकिन इनके पास तजर्बा नहीं था। इन्होंने पूरी लाइन मान के तो पाकिस्तान का जो रहता सहता मसले मसाइल थे उसमें भी इजाफा किया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को भी फ़ायदा होगा कि अगर वो हमारे साथ ट्रेड करेगा तो उसको आई थिंक पंजाब से जहाज़ भर भर के बम्बई या दिल्ली इतनी दूर नहीं ले जाने पड़ेंगे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही अगर वो सेल करते हैं तो उनका जो पंजाब है वो भी खुशहाल होगा। पंजाब के जो एक्चुअल किसान हैं उनकी जो रोज़ाना नारेबाजी होती है, रोज़ाना एहतजाज करते हैं, तो आई थिंक वो भी सही हो। तो आई थिंक दोनों मुल्कों की ट्रेड जो है वो दोनों मुल्कों के मफाद में है, स्पेशली पाकिस्तान के मफाद में, इसलिए क्योंकि इंडिया इस टाइम बड़ी तेज़ी से IT में, आई थिंक बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंडिया जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वंशवाद और पारिवारिक राजनीति को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। जैसे ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स की जड़ हिला दी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में जापानी नागरिकों के ऊपर हमले के बाद एक और मामला सामने आया, जब सऊदी अरब के एक सिटीजन को पाकिस्तान के अंदर किडनैप कर लिया गया। हर रोज पाकिस्तान में विदेशियों के ऊपर हमले होते रहते हैं और उनको किडनैप करने की खबरें आती रहती है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी पाकिस्तान की तरफ देखेगा भी नहीं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों IMF ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है
जिसके मुताबिक भारत ने पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से विकास किया, उसे देखकर IMF ने अपनी नई रिपोर्ट में यह बहुत ही बड़ा दावा किया है कि भारत 2025 के अंत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जापान भारत से पीछे रह जाएगा। दोस्तों, एक ही साथ आज़ाद होने वाले भारत और पाकिस्तान में इस वक्त कितना ज़्यादा फर्क आ गया है, ये आप इसी बात से समझ सकते हो कि भारत में महंगाई दर 6% की है, वहीं पाकिस्तान में महंगाई दर 35% से भी ज़्यादा की है। तो दोस्तों, ये है दोनों देशों के बीच का अंतर। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।